हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत विशेष मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे अभी कुछ दिनों तक जब से कोविड आया है तो लास्ट ईयर से व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे, है ना, अपने आसपास पे हम बहुत सारे मैसेजेस जो देखते हैं, बहुत सारी बातें जो सुनते हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि कोविड का एक पेशेंट है जिसके लिए प्लाज्मा चाहिए। तो अगर कोई मरीज जो कोविड से ठीक होके अभी अभी घर आया है वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो ऐसे प्लाज्मा डोनर का जरूरत है जिससे एक मरीज की जान बचाई जा सके। ऐसा मैसेज हमको दिखाई देता था, ठीक है, अभी भी देता है, आता है मैसेज, ठीक है। लेकिन अभी 17 मई 2021 को भारत सरकार के जो नेशनल टास्क फोर्स है, ठीक है, जिसने कोविड-19 के लिए गाइडलाइन जारी करता है, साथ ही साथ कोविड-19 के उपचार के लिए भी गाइडलाइन जारी करता है, उस टास्क फोर्स ने कोविड-19 के उपचार की गाइडलाइन में से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है, ठीक है। मतलब अब भारत सरकार नहीं चाहती कि किसी भी हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जाए कोविड-19 के उपचार के लिए, ठीक है। तो भारत सरकार क्यों नहीं चाहती है कि प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जाए, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कशन करेंगे और बहुत आसान भाषा में हम इसको समझ लेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, क्यों उसको उपयोग चालू किया गया था और क्यों खारिज कर दिया गया, ठीक है। इनके बारे में हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुल 10 क्वेश्चन समराइज किए हैं और बहुत आसान भाषा में मैं आपको बता दूंगा कि प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, क्यों शुरू किया गया और क्यों खारिज किया गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही एक बात कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये ब्लॉगिंग वाले जो वीडियो हैं, मिसलेनियस, जिनका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता है, वो हर संडे को मैं बनाता हूँ, ठीक है, और उसी में मैंने आज इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को जो समझना है वो है कि प्लाज्मा क्या है, ठीक है। प्लाज्मा, देखिए, मनुष्य का जो रक्त होता है, रक्त का एक बूंद ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि रक्त का ये एक बूंद है, ठीक है। तो रक्त का एक बूंद जो होता है ना, वो 2 पार्ट से मिलके बना होता है। मनुष्य के रक्त का जो बूंद है वो 2 पार्ट से मिलके बना होता है। एक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं द्रव भाग या फिर लिक्विड प्रोपोर्शन, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कोशिकीय भाग या फिर सेल्यूलर प्रोपोर्शन, ठीक है, सेल प्रोपोर्शन लिख देता हूं, ठीक है, सेल प्रोपोर्शन। अब ये जो लिक्विड प्रोपोर्शन होता है, यह पूरे रक्त का, मतलब हम एक बूंद जो रक्त ले रहे हैं उसमें का 54.3% भाग बनाता है, ठीक। ये जो लिक्विड प्रोपोर्शन होता है, द्रव भाग जो होता है रक्त का, वो 54.3% भाग बनाता है और बाकी का जो बचा हुआ 45.7% भाग है वो क्या बनाता है, सेल वाला भाग बनाता है, ठीक। अब ये जो लिक्विड प्रोपोर्शन होता है, यहाँ पे 92% जल होता है, पानी होता है, ठीक है, वाटर लिख देता हूं, ठीक है। 92% क्या होता है, वाटर होता है। यहीं पे एंटीबॉडीज होते हैं, यहीं पे एंजाइम्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, और यही जो लिक्विड वाला जो पार्ट होता है ब्लड का, इसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। ये जो सेल प्रोपोर्शन होता है, ये सेल जो होते हैं, यहाँ पे जो सेल होते हैं वो बोन मैरो में बने हुए सेल होते हैं और यहाँ पे हमको आरबीसीएस दिखाई देता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसीएस दिखाई देता है, प्लेटलेट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स दिखाई देते हैं। यहां पे अगर टोटल ब्लड का हम बात करें तो टोटल ब्लड का 45% होता है आरबीसीएस, 54% होता है लिक्विड भाग, तो 99.9%, तो ये दोनों ही हो गए, आरबीसीएस और लिक्विड भाग 99.3% हो गए और 0.7% होता है
आपका WBCS और प्लेटलेट्स। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। RBCS का काम क्या होता है, शरीर के विभिन्न भाग में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम जो है वो RBCS करता है। WBCS क्या करता है, WBCS हमारे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र का निर्माण करता है और शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण में भाग लेता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है शरीर में। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं जब शरीर में चोट लग जाती है, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है और वहां से रक्त जब निकलते रहता है, ब्लडिंग जब होते रहता है, तो उस ब्लडिंग को रोकने के लिए रक्त के थक्काकरण या ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है कौन, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक्चुअली में कोशिकाएं नहीं होती, कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। ठीक, WBCS क्या कर रहा है, एंटीजन बना रहा है, वो एंटीबॉडी बना रहा है। WBCS क्या कर रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। वो एंटीबॉडी कहाँ कलेक्ट हो रहा है, लिक्विड प्रोपोर्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक, तो प्लाज्मा और WBCS में कंफ्यूजन नहीं होना है। प्लाज्मा जो है एंटीबॉडी को कैरी करता है और WBCS एंटीबॉडी को बनाता है। इसके साथ साथ प्लाज्मा हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। देखिए, RBCS ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और प्लाज्मा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में कार्बोनेट के फॉर्म पे डिसॉल्व हो जाती है और ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का एक भाग है, लिक्विड भाग है, पानी के जैसा होता है। ठीक है, जब चोट लग जाती है, वहां पे क्लॉटिंग होती है, तो हम देखते हैं कि वहां पे स्टार्टिंग में येलो येलो कलर का, एक येलोइश कलर का, कंप्लीटली येलो नहीं होता, ठीक है, येलोइश कलर का लिक्विड हमको वहां पे मिलता है, उसी को बोला जाता है प्लाज्मा। क्लियर है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो पानी होता है, 92% पानी, उसके अलावा एंटीबॉडीज होते हैं, एंजाइम्स होता है, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, डिसॉल्व जो सॉल्ट्स होते हैं वो सभी यहीं पे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो वो सभी चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्लाज्मा में होती है। ठीक, तो प्लाज्मा क्या है, रक्त का एक भाग है जिसमें प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह जो है वो उपस्थित होते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं दूसरा कि एंटीबॉडी क्या है। ठीक, अभी हम लोगों ने देख लिया कि एंटीबॉडी, WBCS जो है वो एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, अब देखिए एंटीबॉडी क्या है, इसको समझते हैं। जैसे हमारे शरीर में कोई पैथोजेन घुस जाता है, पैथोजेन माने रोगाणु जो डिसीज उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कोई पैथोजेन जो है वो घुस जाता है ना, पैथोजेंस, रोगाणु शरीर में घुसेगा। ठीक है, शरीर में एंटर करेगा, शरीर में घुस गया। ठीक है, शरीर में जाने के बाद वो क्या करेगा, कुछ रोग उत्पन्न करने के लिए कुछ चीजें ये उत्पन्न करता है। रोगाणु जो है शरीर में रोग उत्पन्न करने के लिए कुछ रसायन उत्पन्न करता है या कुछ क्रिया करता है, जिसको बोला जाता है एंटीजन। ठीक है, रोगाणु क्या करता है, एंटीजन उत्पन्न करता है, जिससे शरीर में क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। ठीक है, शरीर में क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। रोगाणु आया, शरीर में गया, एंटीजन उत्पन्न किया, जिससे शरीर में क्या हो गया, रोग उत्पन्न हो गया, बीमार हो गया शरीर। अब शरीर इस एंटीजन के ऑपोजिट में क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी बनाएगा इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मतलब जो पैथोजेन है दैट एंटर्स इन द बॉडी, है ना, पैथोजेन बॉडी में एंटर करता है और एंटीजन प्रोड्यूस करता है, जिससे शरीर बीमार हो जाता है। तो शरीर जब बीमार हो जाता है तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन ऑफ द पैथोजन। ठीक है, जो रोगाणु है उसके एंटीजन के विरोध में हमारा शरीर जो है जिस हथियार का निर्माण करता है, उस हथियार को बोला जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसी विशेष रोग के लिए विशेष होती है ना, मतलब एक जो एंटीबॉडी है वो एक टाइप के डिसीज पे काम करेगा, दूसरे पे काम नहीं करेगा। फिर दूसरे डिसीज के लिए हमारा जो बॉडी है वो फिर दूसरा एंटीबॉडी बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रोग कारक प्रतिदिन जो है वो एंटर करते हैं। भाई हम ओपन में घूम रहे हैं, ठीक है, अभी कोविड की वजह से मास्क लगाना चालू किया, इससे पहले तो मास्क नहीं लगाते थे, खुले में कहीं भी आते थे, कहीं भी जाते थे, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर घुस जाती थी।
ठीक है। अब जब घुस जाती थी तो वो सभी रोग कारक हैं, सभी कुछ ना कुछ करेंगे, और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, तो हमारे बॉडी में जाने के बाद वो अपना इम्पैक्ट जो है, प्रभाव दिखाना जो है वो शुरू करते थे। तो हमारा बॉडी उनके प्रभाव को कम करने के लिए जो बाहरी वस्तुएं या बाहरी जीवाणु जो हमारे अंदर में घुस गए हैं, उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए जिस हथियार का निर्माण करते थे और बाहरी जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, उस हथियार को बोला जाता है एंटीबॉडी। ठीक, तो एंटीबॉडी क्या हो गया? बाहर से आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए शरीर के द्वारा बनाए गए हथियार, ठीक है, को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। ये हथियार केमिकल के फॉर्म पे होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से तलवार लेके कोई घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, मतलब केमिकल्स के फॉर्म पे होते हैं, और या फिर कोई सेल के फॉर्म पे भी हो सकता है, कभी कभी सेल के फॉर्म पे भी हो सकता है, कभी कभी मैक्सिमम टाइम पे केमिकल के फॉर्म पे होते हैं, है ना। तो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ स्पेशल सेल होते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक जो तंत्र है वो निर्माण करता है और बाहर से आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करता है। तो जो हथियार है उसको क्या बोला जाएगा? एंटीबॉडी बोला जाएगा। तो आई होप को आपको एंटीबॉडी समझ में आया होगा। अब एंटीबॉडी कितने दिनों में बन जाता है, ये एक बात आता है, एंटीबॉडी कितने दिनों में बनता है। तो जैसे ही कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जैसे ही कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फंक्शन जो है वो, मतलब निर्माण जो है वो चालू हो जाता है। जैसे ही कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया, एंटीबॉडी जो है वो बनना चालू हो जाता है। लेकिन एंटीबॉडी तुरंत बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बनता, ठीक है, वो धीरे धीरे बनते रहता है, ठीक है। और देखिए जैसे सर्दी हो जाता है, कोल्ड है ना, वायरल कोल्ड हो जाता है या वायरल फीवर हो जाता है, तो वायरल कोल्ड या वायरल फीवर का जो इम्पैक्ट है वो 3 दिनों तक बहुत ज्यादा रहता है। 3 दिन के बाद हमारा शरीर उसको रिकवरी करना चालू करता है और 8 से 10 दिन में हम कंप्लीटली जो है वो ठीक हो जाते हैं। कंप्लीटली ठीक हो गए, इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है, जो वायरल कोल्ड के अगेंस्ट, जो मतलब वायरस की वजह से जो सर्दी हुई उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बना, वो 8 से 10 दिन में कंप्लीटली बन गया और उस वायरस को खत्म कर दिया और हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम डे है ना, मैक्सिमम डे फॉर द मैक्सिमम लेवल ऑफ द एंटीबॉडीज, हमारे शरीर में एंटीबॉडी के पूर्ण रूप से बनने और सक्रिय होने में जो समय लगता है ना, वो 14 दिन लगता है। 14 दिन में हमारे शरीर में एंटीबॉडी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? बन के सक्रिय हो जाता है, रोग को नष्ट कर देता है 14 दिन में, ठीक है। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए जैसे कोरोना का बात है, ठीक है। अब कोरोना में लक्षण, कोरोना जब आपके शरीर में प्रवेश किया, मतलब किसी के भी शरीर में प्रवेश किया, तो उसके बाद वो जो शरीर है वो एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा और 14 दिन में पूरा बन जाएगा एंटीबॉडी और 14 दिन बाद हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन 14 दिनों तक तो वायरस हमारे शरीर में रहेगा, पूरी तरह से ठीक तो होगा नहीं। तो वायरस क्या करता है? इन्फेक्शन कंटिन्यू बढ़ाते जाता है और शरीर के दूसरे अंगों को, कोरोना में खास करके फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। कोरोना में क्या हो रहा है? फेफड़ा जो है वो प्रभावित हो रहा है, लंग्स जो है उनमें डिफेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो अब एंटीबॉडी जो बन रहा है शरीर में, वो किसके लिए बन रहा है? कोरोना के लिए बन रहा है, तो कोरोना को मार देगा। लेकिन कोरोना की वजह से जो लंग में प्रॉब्लम आ गया, वो तो अलग केस है, वहां पे फिर आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, फिर वो डेथ हो जाता है और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो शरीर में एंटीबॉडी बन गया कोरोना के लिए, लेकिन एंटीबॉडी बनने से पहले जो कोरोना ने नुकसान पहुंचाया है उसका क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब देखिए, बॉडी जो है, हम जो शरीर है वो एंटीबॉडी बना रहा है, लेकिन एंटीबॉडी बनाने की जो प्रक्रिया है वो धीमी है, ठीक। तो उस प्रक्रिया को तेज करने के लिए या शरीर में पहले से एंटीबॉडी बनाने के लिए टीकाकरण किया जाता है, ठीक है, टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। तो टीकाकरण क्या काम करता है? जैसे कोरोना का भी टीका लग रहा है, तो क्या होता है टीकाकरण में? टीकाकरण में इनएक्टिव या सुप्त वायरस जो है, स्पेसिफिक वायरस, कोई भी, जैसे हम टीका लगा रहे हैं, जैसे हम अभी कोरोना का टीका लगा रहे हैं, या फिर बच्चों में जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको चेचक का टीका लगता है, बीसीजी वगैरह का, ठीक है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि जो इनएक्टिव वायरस होते हैं उनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब जब
इनएक्टिव वायरस बॉडी में जाएगा, पर्टिकुलर वायरस है ना, जैसे बच्चों को जो चिकन पॉक्स वगैरह का लगता है तो चिकन पॉक्स का इनएक्टिव वायरस लगा देते हैं। और अभी जैसे इसका वैक्सीन लग रहा है कोरोना का, तो इसमें भी क्या किया जा रहा है, वेक्टर वगैरह जो वायरस के वेक्टर हैं, है ना, वेक्टर कैरियर, उसके बेस पे है। और आपका कोविशील्ड जो है वो वेक्टर कैरियर के बेस पे चल रहा है। और आपका जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिव वायरस पे चलता है। और एक और है जो विदेश से लाया गया है, स्पुतनिक नहीं, स्पुतनिक तो वेक्टर पे चल रहा है ना, वेक्टर बेस्ड है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इनएक्टिव जो वायरस है उसको बॉडी में एंटर कराया जा रहा है। अब बॉडी में एंटर करा तो वायरस तो इनएक्टिव है, लेकिन है तो वायरस, वो भी कोरोना का, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो बॉडी है वो उस वायरस के लिए एंटीबॉडी बना ले रहा है, और हमारा जो बॉडी है वहां पे कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी हमारी बॉडी में शुरू से निर्माण हो गया है। अब जब वास्तव में जब कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो कोरोना वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी हुई है, ठीक है, वो क्या कर देगा, फिर से कोरोना वायरस को मार देगा, और इस तरीके से हम सुरक्षित रह जाएंगे। तो टीकाकरण यही काम करता है। टीकाकरण क्या करता है कि सुप्त अवस्था में वायरस या बैक्टीरिया को शरीर में प्रवेश कराने के बाद शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है, और एंटीबॉडी के निर्माण हो जाने के बाद हम उस मतलब पर्टिकुलर उस डिसीज से हम सुरक्षित हो जाते हैं। किस डिसीज से, जिसके अगेंस्ट हमको क्या किया गया है, वैक्सीनेट किया गया है, टीकाकरण किया गया है जिस रोग के खिलाफ, ठीक है। तो आई होप को आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा कि प्लाज्मा क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी कितने दिनों में बन जाती है, और टीकाकरण क्यों किया जाता है, ठीक है। टीकाकरण में क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये चीज मैं आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। देखिए, जब कोविड-19 का टीका नहीं बना था, ठीक है, अभी तो टीका बन गया है, तो क्या करना चाहिए कि शुरू से मतलब टीका आपको लग जा रहा है, बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो बन जा रहा है, ठीक है। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या किया जाता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे ए और बी दो लोग हैं, ए को कोरोना हुआ था, कोरोना हुआ था, ठीक है, और वर्तमान में ये ठीक है, वर्तमान में स्वस्थ हो गया, ठीक है, स्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मतलब रिकवर हो गया है, और इसको अभी कोरोना हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या बताया मैं, जैसे कोई डिसीज होता है, कोरोना का वायरस या कोई भी डिसीज हमारे बॉडी में गया तो हमारा शरीर उसके लिए एंटीबॉडी बनाना चालू करता है, ठीक है। अब ये जो ए है इसके शरीर में भी कोरोना वायरस एंट्री किया होगा, क्योंकि बीमार पड़ा था, कोरोना हुआ था इसको, है ना, तो इसके शरीर में भी कोरोना वायरस घुसा रहा होगा। तो इसका जो शरीर है उस कोरोना वायरस के विरोध में एंटीबॉडी का निर्माण किया होगा, तभी तो ये स्वस्थ हुआ। अब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मतलब इसके शरीर में वो क्षमता थी कि वो कोरोना वायरस को क्या कर सकता था, वो कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता था, और ये ठीक हो गया। अब जब एंटीबॉडी शरीर में बन जाती है ना, तो वो तुरंत समाप्त नहीं होती, हफ्ते दिन, 15 दिन, महीने दिन, 6 महीना, साल भर तक वो हमारे शरीर में बना हुआ रहता है। कोरोना वायरस के केस में बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस के विरोध में जो एंटीबॉडी बनती है वो 8 महीने तक रहती है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। तो अब इसके शरीर में वो एंटीबॉडी है, अब बी को भी कोरोना हुआ है, मतलब बी के शरीर में भी एंटीबॉडी बन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि इसको भी, इसका भी तो शरीर वही है ना, इसके में भी तो WBCS है, तो इसके शरीर में भी अभी इसको कोरोना हुआ है तो इसके शरीर में भी एंटीबॉडी बन रहा होगा। लेकिन मान लीजिए कि ये जो इस बी है, इसके में एंटीबॉडी, इसके बी के शरीर में एंटीबॉडी बनाने का जो रेट है वो कम है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कम है, पता नहीं चलता है, ठीक है, एज्यूम्पशन में चलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कम है, या इसके परिवार वालों को डर है कि इस कोरोना वायरस से जब तक ये ठीक होगा तब तक और दूसरे अंगों को भी कोरोना वायरस जो है वो प्रभावित कर देगा। तो इसके घर वाले चाहते हैं कि क्या किया जाए, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए। तो अब डॉक्टर्स ने इनको कहा कि अगर इसके बॉडी में एंटीबॉडी
बन जाता है जल्दी से तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो एंटीबॉडी बनाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए क्या किया जाए? तो ये जो कोरोना से ठीक हो गया है, ठीक है, अगर इसके प्लाज्मा को इसके में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ए के शरीर रक्त के प्लाज्मा को अगर यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, मैं आपको बताया कि एंटीबॉडी कहाँ होता है, प्लाज्मा में होता है, ठीक है, तो ए से रक्त का प्लाज्मा लेके अगर बी में डाल दिया जाए तो बी के शरीर में जो एंटीबॉडी बन रही हो तो बन ही रही है, और बनी बुनाई एंटीबॉडी भी बहुत सारी यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो एंटीबॉडीज बहुत सारे हो जाएंगे कोरोना के खिलाफ, तो बी जो है वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। ठीक, ये है प्लाज्मा थ्योरी कि मतलब किसी रोग से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके व्यक्ति के रक्त के प्लाज्मा को लेकर रोगी व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट करना, रोगी व्यक्ति को देना क्या कहलाता है? प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो व्यक्ति है जो प्लाज्मा डोनेट कर रहा है वो पूर्ण रूप से उस बीमारी से स्वस्थ हो चुका हो, ठीक है, उस बीमारी से पूर्ण रूप से क्या हो चुका हो? ठीक हो चुका हो, तब इसका ब्लड प्लाज्मा इसके लिए काम आ सकता है। हालांकि उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जैसे आपको ब्लड ग्रुप चेक कराना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये बेचारा कोरोना से तो ठीक हो गया लेकिन इसको ब्लड कैंसर थोड़ी है, ठीक है, पता चल रहा है इसको ब्लड कैंसर है, इसके में डाल दिया, हो गया, मर गया, फिर वो कोरोना से बच जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा, ठीक है, या इसको कोरोना से ठीक तो HIV था, मान लो एड्स हो गया था इसको, इसका ब्लड इसको देंगे, ये एड्स से मर जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखना पड़ता है कि जो डोनर है उसको कोई और डिसीज तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है जिससे बी जो है वो खतरे में आ जाए, ठीक है। तो इन चीजों को देखने के बाद, इन चीजों को सॉर्ट आउट करने के बाद जो डोनर है उसका प्लाज्मा लेके इसको दिया जा सकता है, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी करते क्यों हैं। तो ये तो मैं आपको बता दिया प्लाज्मा थेरेपी करते क्यों है, ताकि जो रोगी है उसके शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण में की जो प्रक्रिया है वो तेज हो सके, वो ज्यादा तेजी से बन सके और बहुत तेज जल्दी से, मतलब कम समय में ज्यादा एंटीबॉडी यहाँ पे उपलब्ध हो सके, जिससे बी की यानी कि रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो सके, बढ़ सके। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी जो है वो किया जाता है, ठीक। तो प्लाज्मा थेरेपी क्यों करते, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रक्रिया देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, जिसमें से ए जो है रोग से स्वस्थ हो चुका है ना, तो इसको अपन लिख लेते हैं, स्वस्थ लिख लेते हैं, ठीक है, स्वस्थ हो चुका है, और ये जो है ये बीमार व्यक्ति है, ठीक है। अब यहाँ से प्लाज्मा लेना है हमको और इसको देना है, तो क्या करेगा ये जो व्यक्ति होगा, ये जाके अपना ब्लड जो है वो डोनेट करेगा। ब्लड डोनेट करने के बाद इसके द्वारा दिए गए ब्लड को हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, उस ब्लड का क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे एक आपने वो वाला घोड़ा और टेबल वाला झूला देखा होगा जिसमें एक मेन एक्सिस होता है और उसके चारों ओर ऐसे घोड़े निकले हुए रहते हैं, उसको गोल गोल घुमाया जाता है, ठीक है। तो गोल गोल घुमाने वाला वो झूला होता है, उसको देखा होगा आपने, या सेंट्रीफ्यूगल मशीन ही देखी होगी आपने, ठीक है। तो क्या होता है कि एक मेन एक्सिस होता है और इसके चारों ओर गोल घुमाने के लिए एक चैम्बर लगा हुआ रहता है, और उसमें टेस्ट ट्यूब को फीड करते हैं, और उसके बाद उसमें टेस्ट ट्यूब को फीड करने के बाद उसमें ब्लड लेके उसको गोल गोल तेजी से घुमाते हैं। जब तेजी से घुमाते हैं तो जो ब्लड होता है वो 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से 3 लेयर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ये 3 लेयर हो गए, ठीक है। ये पूरा ब्लड है। तो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है ये होता है प्लाज्मा, बीच वाला जो होता है ये होता है WBCS और प्लेटलेट्स होते हैं, और सबसे जो नीचे वाला होता है वो RBCS होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सेपरेशन का टेक्निक होता है ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, जिन पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं उनकी डेंसिटी, उनके घनत्व पे निर्भर करेगा। जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है वो सबसे नीचे हो जाएगा, और जिसका घनत्व सबसे कम है वो सबसे ऊपर की ओर रहेगा। तो प्लाज्मा का घनत्व, रक्त में प्लाज्मा का घनत्व सबसे कम होता है और RBCS का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो 3 लेयर बनेगा उसके सबसे ऊपर में प्लाज्मा होता है, ठीक है। फिर यहाँ से सेपरेटर का यूज करते हैं, सेपरेटर का यूज करने के बाद प्लाज्मा को अलग करके उसको फिर यहाँ से रोगी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। तो ये होती है प्रक्रिया कि कैसे प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। बहुत माइनर सा मिस्टेक भी यहाँ पे ना नुकसानदायक हो सकता है कि RBCS
WBC उसमें चला जाए, ऐसा कुछ करके। अब देखिए दिमाग में आपके ये आ सकता है कि जब प्लाज्मा को ब्लड से ही सेपरेट करना है तो WBCS RBCS सहित पूरा खून को क्यों नहीं चढ़ा देते, पूरा खून क्यों नहीं चढ़ा दिया जाता, उस पर ब्लड ट्रांसप्लांट ही क्यों नहीं कर दिया जाता। तो ब्लड ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ब्लड ट्रांसप्लांट करने के बाद रोगी के शरीर में और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसे रोगी को खुजली की समस्या हो सकती है, ठीक है, बॉडी में रेसेस आ सकते हैं, ब्रीथिंग स्पीड बढ़ सकता है। तो इसके इन चीजों से बचने के लिए जो है वो ब्लड को नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोविड-19 के लिए क्यों शुरू किया गया। कोविड-19 के लिए शुरू करने का रीजन ये था कि देखिए जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बहुत पुरानी प्रक्रिया है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था, 2009 में जब स्वाइन फ्लू फैला था, ठीक है, 2014 में इबोला वायरस फैला था, तो उस समय भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया था और उन बीमारियों में प्लाज्मा थेरेपी कारगर थी। कोविड-19 जब फैलना चालू हुआ तो कोविड-19 के लिए तत्काल में कोई चिकित्सा पद्धति उस समय नहीं थी, ठीक है, उस समय कुछ भी जानकारी में नहीं था कोविड-19 के बारे में, तो प्रैक्टिकल किया जा रहा था। तो ये सोचा गया कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो बहुत सारे बीमारियों में हमारा मदद कर चुकी है, तो क्यों ना प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कोविड-19 के लिए भी किया जाए, और उसके बाद कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग चालू किया गया, ठीक। प्लाज्मा थेरेपी कब कारगर है? प्लाज्मा थेरेपी जो इनिशियल मॉडरेट लेवल पे ये कारगर होता है। इनिशियल मॉडरेट लेवल कहने का मतलब है कि आपको जब से बीमारी का लक्षण दिखना शुरू हुआ उसके 7 दिन के भीतर अगर प्लाज्मा थ्योरी आप ले लेते हैं तो प्लाज्मा थ्योरी जो है वो कारगर हो सकती है, ठीक है। लक्षण दिखने के 7 दिनों के भीतर, लक्षण दिखने के 7 दिनों के भीतर कारगर है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लक्षण दिखने के 7 दिनों के भीतर जो है ये थेरेपी जो है वो कारगर होती है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसको इनिशियल मॉडरेट लेवल बोला जाता है, यहाँ पे ये कारगर होती है, ठीक है। जनरली इन्फेक्शन, कोरोना वायरस के केस में इन्फेक्शन होने के 2 से 4 दिन के बाद लक्षण दिखना चालू होता है, और उसके 7 दिन के भीतर, मतलब इन्फेक्शन होने के 10 दिन के अंदर अब अगर आप थेरेपी ले लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी तो आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली में। फिर देखते हैं यहाँ पे कि क्यों इसको खारिज कर दिया गया, प्लाज्मा थेरेपी को खारिज क्यों किया गया। कब कारगर है ये तो बता दिया, इनिशियल मॉडरेट लेवल पे कारगर है। क्यों खारिज किया गया, देखिए क्या होता था, तो क्या हुआ, मतलब इसको खारिज करने का रीजन बता रहा हूं। 18 डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की एक टीम, हमारे देश के 18 डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की जो एक टीम थी, उसने हमारे देश के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार तथा ICMR के जो मुख्य सचिव हैं बलराम भार्गव, उनको इन्होंने क्या किया था, चिट्ठी लिखा। उस चिट्ठी में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे कि उन पॉइंट्स की वजह से प्लाज्मा थेरेपी को बंद कर देना चाहिए हमारे देश में। वो पॉइंट्स मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट ये था हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जब प्लाज्मा थेरेपी किया जाता था तो इनिशियल मॉडरेट लेवल क्रॉस करते रहते थे, मतलब लक्षण दिखने के 7 दिन के बाद जो है वो प्लाज्मा थेरेपी जो है वो अप्लाई किया जाता था, ठीक है। तो इनिशियल मॉडरेट लेवल पे प्लाज्मा थ्योरी को ना करके ये लोग क्या करते थे कि लक्षण दिखने के 7 दिनों के बाद, मतलब संक्रमण होने के 10 दिन के बाद प्लाज्मा थेरेपी को अप्लाई किया जाता था, ठीक है। तो अब लक्षण दिखने के 10 दिन के बाद अब अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी बीमारी के खिलाफ 14 दिन के भीतर को पूर्ण रूप से एंटीबॉडी बन जाता है हमारे शरीर में। अब आप 10 दिन के बाद प्लाज्मा थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो काम कर रहे हैं जिसका शरीर को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी में क्या किया जाता है, शरीर में एंटीबॉडी को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुका है और आप और एंटीबॉडी बढ़ा रहे हैं, तो आप वो काम कर रहे हैं जिसका शरीर को जरूरत नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये किया जाता था कि प्लाज्मा थेरेपी के नाम पे मरीजों से बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा लिया जाता था, ठीक, बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा लिया जाता था जिससे मरीजों पे आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। तीसरा पॉइंट कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है बहुत ज्यादा हेरेसिव है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली। कैसे, अब डॉक्टर जाके मरीज को बोल दिया कि प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, प्लाज्मा मिलेगा तो तेरा इलाज होगा। अब मरीज बेचारा, उसको प्लाज्मा पता है कि नहीं पता है क्या पता, लेकिन वो इस टेंशन में है कि मेरे को प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, प्लाज्मा मिलेगा तो मैं ठीक होऊंगा। मरीज के घर वाले परेशान कि डोनर कहां से ढूंढे।
अब डोनर मिल गया तो बेचारा डोनर परेशान, क्योंकि डोनर कौन है? जो पहले कोरोना से ठीक हुआ है, ठीक है, वो ऑलरेडी बीमार था, ठीक होके घर पहुंचा है बेचारा। अब उसको फिर बोला जा रहा है कि आप चलिए हॉस्पिटल और ब्लड डोनेट कीजिए। चलने के अब हालत में नहीं रहते हैं कोरोना के जो पेशेंट रहते हैं, ठीक है, बेचारे कमजोर हो जाए रहते हैं, उनको बोलेगा कि भाई आप ब्लड दो, ठीक है, तो वो बेचारा ऐसे परेशान है, उसको और परेशान कर रहे हैं। तो ये थेरेपी जो है ना पेशेंट को भी परेशान करने वाली थी, पेशेंट के घर वाले को भी परेशान करने वाली थी, और जो डोनर है उसको भी परेशान करने वाली थेरेपी थी। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो बताया। इसके अलावा क्या हुआ? तो इसके अलावा एक चीज और ही हुआ कि ब्रिटेन की एक मेडिकल जर्नल है जो मेडिकल रिसर्च से संबंधित शोध पत्रिकाओं को छापती है, ठीक है, उसने अभी कुछ दिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण शोध पत्र छापा जिसमें उन्होंने कोरोना मरीजों पे रिसर्च किया था। कोरोना मरीज 5000 से ऊपर 5800 के लगभग 11,000 के लगभग कोरोना मरीजों पे इन्होंने जो है वो रिसर्च किया, और उसमें आधे मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दिया गया और आधे मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब दोनों में जब रिसर्च किया गया, ये रिसर्च जनवरी में कंप्लीट हुआ, उसके बाद इसका कंक्लूजन निकालना शुरू किए थे, तो अभी कुछ दिन पहले ये मई में ही छपा है। तो उसमें ये बताया गया था कि कोविड-19 के वो पेशेंट जिनको प्लाज्मा थेरेपी दिया गया और वो पेशेंट जिनको प्लाज्मा थेरेपी नहीं दिया गया, दोनों टाइप के पेशेंट्स में जो रिकवरी रेट है वो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। दोनों टाइप के मरीजों में जिसको प्लाज्मा थेरेपी दिया गया और जिनको नहीं दिया गया, उन दोनों टाइप के मरीजों में जो डेथ रेट है वो भी सेम है। तो रिकवरी रेट भी सेम है, डेथ रेट भी सेम है, और पूरा हर चीज सेम हो रहा है। इसके अलावा कुछ और देशों में भी ये सर्वे किया गया था, जिसमें से भारत भी एक था। तो भारत में भी यही काम किया गया था, प्लाज्मा थेरेपी दिए हुए मरीज और प्लाज्मा थेरेपी के बिना बिना दिए हुए मरीज, इन पे सर्वे किया गया, तो इनमें भी डेथ रेट और रिकवरी रेट जो है वो सेम पाया गया। तो अब डॉक्टर्स का कहना यह है कि जब डेथ रेट रिकवरी रेट सेम है प्लाज्मा थेरेपी में भी और बिना प्लाज्मा थेरेपी के भी, तो क्यों मरीजों को परेशान किया जाए, क्यों उन पे आर्थिक बोझ ज्यादा डाला जाए, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया है। इसलिए भारत सरकार ने इसको अभी उपयोग करने से मना कर दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।